भगवती नाम की एक बुढ़ी औरत एक गांव में रहती थी। उसके दो बेटे थे, जगदीश और दिनेश। भगवती ने सोचा कि उसके बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे, लेकिन पैसों के अभाव में ये सपना पूरा नहीं हो पाया। जगदीश थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, जिसके कारण उसमें घमंड आ गया, लेकिन दिनेश बेचारा कम पढ़ा हुआ, बहुत भोला था, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति थी। अपने दोनों बेटों की शादी करके वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई थी। बस अब तो एक ही सपना था कि दोनों भाई हमेशा इसी तरह मिलजुल कर रहे, जैसे बचपन में अब तक रहते आ रहे हैं। जायदाद के नाम पर दोनों भाइयों के घर के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी तो पैसों की जरूरत पड़ी। जगदीश अपनी पत्नी से बोला, शोभा, यहाँ घर पर रहने से पेट नहीं भरेगा, मुझे काम के लिए शहर जाना पड़ेगा। क्यों? गांव में क्या कोई काम नहीं है? अगर आप शहर चले गए तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? गांव में कुछ काम नहीं है। मैं दिनेश नहीं हूँ कि दूसरों की खेती बाड़ी में काम करके पैसा कमाऊं। पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए कल शहर जा रहा हूँ, वहीं जाकर काम करूँगा। अगले दिन जगदीश शहर चला गया। काम की वजह से वह ज्यादातर घर से बाहर ही रहने लगा, जिसकी वजह से उसकी पत्नी शोभा अकेली रहकर कुछ चिड़चिड़ी रहने लगी। शोभा ने ठान लिया कि इस बार जब जगदीश गांव वापस लौटा तो वह उससे खूब लड़ेगी। कुछ दिनों के बाद जब जगदीश घर आया तो शोभा बोली, खुद तो परदेश चले जाते हो और मैं यहाँ घर में अकेली रहती हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे भी अपने साथ ले चलो। शोभा, तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? मैं शहर में तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर घूमूंगा। वहाँ मेरा घर है न ठिकाना। यहाँ माँ है, छोटा भाई दिनेश और उसकी पत्नी सरोज है। फिर किस चीज की तकलीफ है? अगर है भी तो माँ है ना, उसे बताओ। मैं यहाँ नौकरानी की तरह सबके हुक्म बजाती रहूं और आप वहाँ मजे ले। एक आपके छोटे भाई हैं जो अपनी बीवी को मायके भेजने तक के लिए राजी नहीं होते, और आपने तो जैसे मुझे त्याग ही दिया। कहीं वहाँ कोई और? मैं बाहर काम करने जाता हूँ, ना कि मजे करने। बहुत हो गया, शांत हो जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। भगवती बहुत देर से उनकी बातें सुने जा रही थी। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बोली, बहू, कह तो ऐसी रही हो जैसे तुझ पर बहुत जुल्म किए जा रहे हैं। अरे छोटी बहू सरोज भी तो है, कितने सीधे हैं वो लोग, कभी आवाज भी सुनी है उनकी? और तेरी तो चिक चिक ही खत्म नहीं होती। अरे अब और क्या चाहिए? 2 बच्चे हैं, अब इन्हीं में मन लगा और इन्हें खाने कमाने दे। शोभा तो पहले ही बहुत गुस्से में थी। सास की बातें सुनकर वह और भड़क गई। वह बोली, हाँ हाँ, इस घर में तो सब सीधे हैं, आपको तो बस मैं ही तेज लगती हूँ। अगर मुझ में ही कांटे हैं तो मैं चली जाती हूँ। चलिए, कहाँ जाऊँ? मर ही जाती हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लगता है मन में बहुत जहर जमा है जो तो उगल रही है, और ये मरने की धमकी हमें मत दे, समझी? अच्छा, मैं आपको धमकी दे रही हूँ? ठीक है, तो अब मैं मरकर ही दिखाऊंगी। ये कहकर शोभा कुएं की तरफ भागी। भगवती जोर से चिल्लाई, अरे जगदीश, रोक उसे, कहीं सचमुच कुछ ना कर बैठे। माँ, आप चिंता न करो, औरतों को तो नाटक दिखाने की आदत होती है, कहीं नहीं जाएगी, आ जाएगी। वो बस मुझे डराने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लग रहा है कि आज वह सचमुच कुछ अनर्थ करने जा रही है। मुझसे तो बुढ़ापे में दौड़ा भी नहीं जाएगा। अरे दिनेश बेटा, सरोज बहू, जरा जल्दी बाहर आकर देखो, ये शोभा कहाँ जा रही है। जब तक सरोज और दिनेश शोभा के पीछे दौड़े, तब तक वह कुएं में छलांग लगा चुकी थी। उन्हें चिल्लाते हुए दौड़ते देख पूरा गांव उनके पीछे उमड़ कर पड़ा और उसे निकालने की कोशिश करने लगा। सबने तरह तरह से उसे निकालने की कोशिश करी, लेकिन जब तक उसे कुएं से बाहर निकाला तब तक गुस्सा उसका जीवन खत्म कर चुका था। कहानी खत्म हो चुकी थी। शोभा अपनी 1 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। जगदीश फूट फूट कर रोने लगा और बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया शोभा। भला इतनी सी बात पर कोई जान देता है क्या? तुमने अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो गई? लेकिन जो होना था वो हो चुका। कुछ समय बाद शोभा का अंतिम संस्कार हो गया और उसके बच्चे बिना माँ के रह गए। शोभा की नन्ही सी बेटी
मानवी माँ के दूध के लिए मचल रही थी। बेटा चेतन, उसे तो लग रहा था जैसे कोई खेल हो रहा हो। कुछ दिनों बीत गए। एक दिन मोहित ने धीरे से सरोज के पास आकर पूछा, चाची, माँ मर गई है ना? अब मैं और मानवी माँ किसे कहेंगे? क्या माँ अब दोबारा वापस नहीं आएंगी? तेरी माँ मरी नहीं है बेटा, अभी तेरी माँ जिंदा है। मैं हूँ ना, आज से मैं ही तुम दोनों की माँ हूँ। मैं तुम दोनों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जी, आपको इन फूल जैसे बच्चों पर भी दया न आई। जेठ जी के बारे में नहीं तो कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोचा होता। अब कहाँ से लेकर आऊं इनकी माँ? आप मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर कैसे जा सकती हो? लेकिन आप चिंता मत करना, आप नहीं तो क्या हुआ, आज से मैं इन बच्चों की माँ हूँ। ये सुनकर भगवती की आंखें भर आई। वह बोली, माँ बनना इतना आसान नहीं होता बहू। जब तेरी अपनी औलाद हो जाएगी ना, तब तुझे ये बच्चे बुरे दिखने लगेंगे। अपनी माँ तो अपनी माँ ही होती है। माँ जी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बच्चे किसके सहारे रहेंगे? भाई साहब तो 13वीं के बाद फिर से शहर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में तो मुझे ही इनकी माँ बनना पड़ेगा। सास बहू की बातें सुनकर दिनेश बोला, सरोज, अपने कंधों पर बड़ी कठिन जिम्मेदारी ली है तूने, इसलिए इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना ताकि शोभा भाभी की आत्मा को शांति मिल सके। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। सरोज ने भी अपने 2 बेटों को जन्म दिया। अब उसके सिर 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी और 4 बच्चों की एक साथ परवरिश करना आसान काम नहीं था। सरोज, कौन कहेगा कि तू मोहित और मानवी की असली माँ नहीं है? हाँ माँ जी, अब तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं सिर्फ 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 2 बच्चे और हैं, इसलिए मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। लेकिन जेठ जी को तो अब भी सिर्फ अपने 2 ही बच्चे नजर आते हैं। देखा ना, पिछली बार आए थे केवल 2 ही खिलौने लेकर आए थे। मेरे बच्चे उनका मुंह देखते रह गए, मगर उनको मेरे बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं आया। तो दिल पर ना ले बहू, वो बचपन से ही ऐसा है, तभी तो उसकी शोभा से कम बनती थी। जब वो तेरे बच्चों में फर्क करता है तो तू भी कर। आखिर कब तक तू अपने बच्चों का मन मारती रहेगी? दिनेश और सरोज पहले जगदीश के बच्चों के बारे में सोचते, फिर अपने बच्चों के बारे में। यूं ही दिन गुजर गए और बच्चे बड़े हो गए। और एक दिन वो भी आया कि जगदीश के बेटे मोहित की शादी आरती के साथ हो गई। भगवती आरती से बोली, अब तो मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं। बस एक बार मोहित के बेटे का मुंह देख लूं, उसके बाद चाहे मेरी आंखें बंद हो जाए। अरे मेरी प्यारी दादी, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे बेटे क्या, आप मेरे बेटे के बेटे को भी देख कर जाओ। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए, लेकिन मोहित कई दिनों से देख रहा था कि उसकी माँ यानी कि उसकी चाची हर रोज खाना बना रही है। एक दिन मोहित ने आरती को टोका, अरे आरती, ये माँ क्यों खाना बना रही है? मैंने कल भी देखा था उन्हें, दोनों टाइम खाना बनाया था। खाना तो तुम भी बना सकती हो, तुम्हारे होते हुए माँ काम करे, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। ये क्या जी, पूरा दिन माँ के लिए चालीसा पढ़ते रहते हो, उनकी सारी बातें मानते हो। वो तुम्हारी माँ नहीं चाची है, और चाची चाची होती है। जब देखो माँ, माँ के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं है। आरती, माँ हमको तो उस उम्र में छोड़कर चली गई थी जब हमें माँ का मतलब भी पता नहीं था। चाची ने ही हमें माँ बनकर पाला पोसा है, फिर उन्हें माँ क्यों ना कहें? आप बड़े भोले हैं, इसलिए उनकी चालाकी किसी को नजर नहीं आती। सोचा होगा माँ तो मर गई और बाप परदेश में है, एक बेटी है, उसकी भी शादी हो जाएगी और बचे आप, इसलिए उन लोगों ने ऐसे दाव खेले हैं जो आप उनके बनकर रहे, क्योंकि वो लोग आपके हिस्से की जमीन हथियाना चाहते हैं। आप उनके तो जमीन भी उनकी। बहुत हो गया, चुप हो जाओ आरती, मेरा सिर घूमा जा रहा है। पता नहीं तुम क्या अनाप शनाप पके जा रही हो। वह सोचने लगा, बहुत सोचा, रात भर सोचा। एक तरह से आरती सही भी तो कह रही है, कहीं ये लोग मेरे साथ धोखा तो नहीं कर रहे। उनकी जमीन हमसे ज्यादा है, मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, कहीं इसलिए तो सरोज माँ मुझे ज्यादा लाड नहीं करती। अब क्या सोच रहे हो, कुछ समझ में आया या नहीं? मैं तो कहती हूँ अभी आपकी दादी जिंदा है, इसलिए उनके दस्तक कराकर बंटवारा कर लेते हैं, ताकि हमारा हिस्सा भी उनके बराबर हो जाए। और ये माँ का राग अलपना बंद करो,
माँ बनकर वो सिर्फ आपका हिस्सा हड़पना चाहती है। बरसों से एक माँ और बेटे का जो रिश्ता चलता रहा था, वह बेटे की बहू ने आकर झूठा साबित कर दिया। जो बात कभी मोहित के दिमाग में नहीं आई, उस बात का एहसास आरती ने मोहित को करा दिया कि वह माँ नहीं, सिर्फ चाची है। मोहित के कई दिन इसी जद्दोजहद में निकल गए कि वह दादी से इस बारे में कैसे बात करे, और एक दिन हिम्मत करके वह इस बारे में बात करने दादी के पास पहुंच ही गया। वह दादी से बोला, दादी, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जरा ठहर जा, बैंड बाजे आते ही होंगे। दादी, ये क्या कह रही हो आप? हाँ हाँ, सही तो कह रही हूँ, क्योंकि तेरे बात करने के लिए मुझे बैंड बाजा बजवाना पड़ेगा। अरे जो कहना है कह, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। दादी, ये बताओ, ये जो हमारे घर की जमीन है, ये किसके नाम है? हे भगवान, ये क्या पूछ रहा है तू? आज तक ये बात तेरे बाप और तेरे चाचा ने भी नहीं पूछी मुझसे। दादी, हमें इस जगह के कागज पक्के करवा लेने चाहिए। पक्का मतलब रजिस्ट्री। कोई कागज नहीं है जमीन की। पहले कहाँ कागज होते थे? तुम्हारे बाप दादा कई पीढ़ियों से इसमें रहते आ रहे हैं, उन्हें कभी पक्के पर्चे की जरूरत नहीं पड़ी, तो आज तुम्हें कैसे जरूरत आन पड़ी? दादी, सोचो कि अगर किसी का मन खराब हो गया और एक ने ही सारी जमीन हथिया ली, तो मेरी मानो पक्की रजिस्ट्री करा लो। ये घर 2 हिस्सों में बट जाएगा तो सिरदर्दी खत्म। घर का बंटवारा हो जाएगा, फिर जमीन को लेकर कभी विवाद नहीं होगा। कल को आप ना रही तो क्या बंटवारा? खबरदार, अगर मेरे जीते जी किसी ने इस घर के बंटवारे की बात की तो बंटवारा, ऐसे कह दिया बंटवारा। बेचारा मेरा दिनेश कितना करता है तुम लोगों के लिए, कितना सोचता है, लेकिन आज तक कभी ये बात उसने या उसके बच्चों ने नहीं कही। फिर तू कैसे कह रहा है कि इस घर का बंटवारा कर दूं? दादी, ये तो होना ही है। बैठकर ठंडे दिमाग से सोच लेना। कुछ हुआ है या नहीं? ये बुढ़िया इतनी आसानी से नहीं मानेगी, क्योंकि वह दिनेश चाचा जी से ही प्यार करती है, और उनसे भी ज्यादा उनके दोनों बेटों संजीत और अमन से करती है। नहीं आरती, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे माँ ने हम चारों की परवरिश में कभी फर्क नहीं किया, वैसे ही दादी ने भी हम में कभी फर्क नहीं किया। आपसे तो बात करना बेकार है। बात करो किसी की, करने लगते हो अपनी माँ की। अच्छा, एक काम करो, इस बार पिताजी शहर से आएंगे तो उनसे इस बारे में बात करना कि हमारी और उनकी जमीन बराबर कैसे हो, या फिर उनकी जगह हमें कैसे मिले और वो इस हिस्से में आ जाए। तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग चला रही हो आरती। अगर वो लोग इधर आ जाएंगे तो कैसे रह पाएंगे? और बैठक भी तो उनकी तरफ है। तुम तो जानती ही हो कि सभी रिश्तेदार उसी में आकर ठहरते हैं। तभी तो बैठक तो दुकान बना लेंगे, तो बाहर की दुकान का किराया बचेगा, और तबेले में बच्चों के लिए एक बड़ा सा कमरा तैयार कर लेंगे। पता नहीं आप दिमाग से क्यों नहीं सोचते। आरती कुछ ज्यादा ही ऊंचे ख्वाब देख रही थी। उसके कारण मोहित के दिमाग में भी आरती के जैसे ही ख्याल आने लगे। एक दिन मोहित को बुखार चढ़ाया। ये देखकर सरोज घबरा गई। वो आरती से बोली, बहू, लाओ ठंडा पानी मुझे दे दो, मैं इसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रख दूंगी, बुखार जल्दी उतर जाएगा। चाची जी, मैं हूँ ना, कर लूंगी। वैसे भी मैंने इन्हें बुखार की दवाई अभी दी है, थोड़ी देर में बुखार खुद ही उतर जाएगा। ऐसे कैसे उतर जाएगा बहू? माथा तप रहा है, कुछ देर सरसों के तेल की मालिश कर देती हूँ, थोड़ी ठंडक मिलेगी। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मुझे इनकी जरा भी चिंता नहीं है। सारी चिंता आपको ही है। बहू, कितनी बार बोला है कि मुझे चाची मत कहा करो, माँ बोला करो। मोहित की माँ हूँ तो तुम्हारी भी माँ हुई। चाची जी, आप जाइए, शायद आपको संजीत भाई साहब बुला रहे हैं। सरोज से छुटकारा पाने के लिए उसने सरोज को झूठ बोलकर वहाँ से भेज दिया। वो जानती थी कि बहू उसके साथ हमेशा गैरों का सा व्यवहार करती है, लेकिन मोहित की ममता उसे उससे दूर नहीं जाने देती। हफ्ता भर गुजर गया, मोहित का बुखार नहीं उतरा है। सरोज दिन रात उसकी चिंता करती रही। वो बार बार वहाँ जाती और मोहित को देखकर आ जाती। बस उसका चेहरा देखने भर से ही उसको तसल्ली मिल जाती थी। क्या बात है सरोज, तुम बहुत परेशान लग रही हो। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगा?
तुम्हारी आंखों में जो मोहित के लिए फिक्र है मैं उसे अच्छे से देख सकता हूँ, लेकिन जब आरती बहू तुम्हें वहाँ कुछ करने ही नहीं देती तो बार बार क्यों जाती हो? माँ हूँ ना, इसलिए। कहते हुए सरोज की आंखें भर आई। वो बोली, मोहित 3 साल का था जब दीदी से छोड़कर चली गई थी। नन्हा सा, तुतलाकर बोलता था। मैंने जब पहली बार छाती से लगाया तो मुझे माँ होने का एहसास हो गया। उससे पहले मैं माँ कहाँ थी? जब से आज तक मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला है, तो फिर बताओ कि उनकी तकलीफ कैसे देखूं? मुझसे नहीं देखा जाता। सरोज, तुमने इस तरह कभी अपने संजीत और अमन की चिंता तो नहीं की? वो कभी इस तरह बीमार भी तो नहीं पड़े। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैं उसके लिए काढ़ा बनाकर ले जाती हूँ, क्या पता उसी से आराम लग जाए। तुम अब रहने दो, मैं सुबह मोहित को अस्पताल ले जाऊंगा, शायद वो ऐसे ठीक नहीं हो पाएगा। मोहित 4 दिन अस्पताल में रहा। सरोज उसके साथ रही और दिन रात उसकी सेवा करती रही। जब मोहित के बीमार होने की खबर जगदीश को लगी तो वो तुरंत गांव लौट आया। क्या हुआ मोहित बेटा, तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? अब ठीक तो है ना? मलेरिया हो गया था, लेकिन अब ठीक हूँ पिताजी। हॉस्पिटल से 4 दिन बाद घर आया हूँ, अब जल्दी ही अच्छा हो जाऊंगा। जगदीश को वापस आए कई दिन बीत गए। आरती के मन में भी खलबली मची हुई थी कि मोहित कब पिताजी से जमीन के बारे में बात करे। वो मोहित से बोली, लगता है आपके मुंह में दही जम गई है। 4 दिन हो गए, आपने पिताजी से कोई बात की? कर लूंगा, पिताजी कोई भागे नहीं जा रहे। आरती, सच बताऊं तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कुछ कहने की। ठीक है, तो चुपचाप बैठकर देखते रहो और यूं ही अपना हाथ किसी को दे दो। देख लेना, 3 साल हो गए, हमारी तो कोई औलाद हुई नहीं। एक दिन संजीत और अमन ही सारी विरासत के मालिक होंगे और हम दोनों उनके नौकर बनकर रहेंगे। इस बार आरती ने मोहित की सबसे ज्यादा दुखने वाली नस पर हाथ रख दिया, जिससे मोहित तिलमिला गया। अब चुप भी हो जाओ आरती, औलाद नहीं तो क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि कभी होगी ही नहीं। मेरे लिए तो शायद घर ही मनुष्य है, इसलिए मेरी गोद नहीं भरी। जमीन का बंटवारा हो जाए तो शायद उस हिस्से में जाने के बाद मेरी गोद भर जाए, लेकिन मेरे सुनता कौन है? ये सब सुनकर मोहित खुद को रोक नहीं पाया और जगदीश के पास पहुंच गया। वो बोला, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ पिताजी, आप तो घर में ठहरते नहीं, घर में रुको तो कुछ बात भी हो। अब पहलिया मत बुझा, बोल क्या कहना चाहता है? पिताजी, हमारे घर में दोष है, इसलिए आरती माँ नहीं बन पा रही। 3 साल बाद भी मैं पिता बनने के सुख के लिए तरस रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हम चाचा वाले हिस्से में चले जाए और वो इधर आ जाए। मैं तो कहता हूँ कि अपनी अपनी जमीन की पक्की रजिस्ट्री भी हो जाए, ताकि आने वाले समय में हमारे परिवारों में कोई झगड़ा ना हो। तेरा कहने का मतलब है जमीन बट जाए? ये क्या कह रहा है मोहित? भला ऐसे कैसे होगा? माँ तो हरगिज ना होने देगी। और दिनेश, वह भला ऐसा क्यों होने देगा? उसके पास तो हमसे ज्यादा जमीन है। पिताजी, आपको भी लगता है ना कि उनके पास ज्यादा जमीन है, तो फिर आप अपना हक क्यों छोड़ रहे हैं? किसी भी तरह दादी को मनाओ, जिससे वह जमीन के कागजों पर साइन कर सके। और रही बात दिनेश चाचा की, वो तो इतने सीधे हैं कि यूं ही मान जाएंगे। मोहित, कहता तो तू ठीक है, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई कि आधे से ज्यादा जमीन तो वो लोग दबाए बैठे हैं। अब तो जवान बेटा भी है, अच्छा रोजगार चल रहा है, आने वाले समय में वो हमसे कई गुना रईस होंगे। तो पिताजी, कुछ ऐसा करो कि वो जगह भी हमारी हो जाए, चाची और चाचा को भी पता न लगे। वो दोनों बाप बेटा दिमाग लगाते रहे और योजना बनाकर भगवती के पास पहुंच गए। तुझे तो अब माँ के पास बैठने की भी फुर्सत नहीं है जगदीश। माँ, आपकी ये शिकायत कभी दूर नहीं कर पाऊंगा। जानती हो, शहर में रहता तो हूँ, मगर ध्यान इधर ही पड़ा रहता है। आज प्रधान जी के पास गया था तो उन्होंने जबरदस्ती बिठा लिया और जोर देते हुए कहा कि अब एक नियम बन रहा है, हमारे पास जो भी जमीन जायदाद है, सरकार को उसका सबूत दिखाना होगा कि वो हमारी है या नहीं। अगर हमारे पास कागज नहीं हुए तो उस पर सरकार कब्जा कर लेगी
इसलिए इसके कागज बनवाने पड़ेंगे। अरे सरकार कह रही है तो बनवाने ही पड़ेंगे, और हमारी जमीन पर सरकार कैसे कब्जा कर लेगी? यही सोचकर तो मैं परेशान हूँ। उसके लिए कुछ दिन काम छोड़ना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। भक्ति भी समझ गई कि दस्तखत करने से वो जमीन लिखित रूप से उनकी हो जाएगी। इस बात का उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जमीन बंटवाने के लिए ये उसके बेटे और पोते की चाल है। भगवती ने दिनेश को बुलाया और दिनेश से भी ये सारी बातें बताई। कोई बात नहीं भैया, जब आप कहोगे तो मैं चल दूंगा। ये सब सुनकर मोहित अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि सब उसके दिमाग के अनुसार हो रहा था। 2 दिन में उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करा लिए। 2 दिन बाद वो सब लोग पेपर लेकर कचहरी चले गए। जगदीश वकील को पेपर दिखाए और भगवती से पूछा, माताजी, क्या ये सब आपकी सहमति से हो रहा है? हाँ वकील साहब, सब मेरी सहमति से ही है। जो मेरा है वो मेरे बच्चों का ही तो होना चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे बाद दोनों का आधा आधा होगा। भला मैं अपनी जमीन किसी और को क्यों दे दूं? वकील ने दिनेश से भी यही सवाल किया। वकील साहब, मैं इसके बारे में क्या कहूँ? मेरे बड़े भाई और मेरी माँ जैसा करेंगे हम सबके भले के लिए ही करेंगे। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। जगदीश और मोहित ने उन्हें अपनी बातों के चक्रव्यूह में इस तरह फंसाया कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए। एक हस्ताक्षर से जमीन, रिश्ते, 2 परिवार बट गए, जिसकी भगवती और दिनेश को भनक तक भी नहीं लगी। आज आरती बहुत खुश थी। उसके मन की मुराद पूरी हो गई। वो यही तो चाहती थी। घर पर पहुंचकर भगवती बोली, ला जगदीश, वो कागज मैं रख लेती हूँ। तू बाहर रहता है और आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं कि कहीं इधर उधर ना खो दे। अरे माँ, गजब हो गया, मैंने तो कागज देखे ही नहीं थे। क्या हुआ जगदीश, तू परेशान क्यों लग रहा है? माँ, ये तो सरकार ने गड़बड़ कर दी। हमारी जमीन को तो 2 हिस्सों में बांट दिया। अब इधर का हिस्सा दिनेश का और उधर का हमारा। अरे दिनेश, जरा देख तो, इस पर सरकारी मोहर भी लगा दी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जी तो कर रहा है कि मैं जान दे दूं। भैया, सरकारी काम तो सरकारी होते हैं, क्यों बेकार के चक्कर में पड़ते हो? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब सरकार का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम सब लोग हमारे हिस्से में आ जाओ, हम तुम्हारी तरफ आ जाते हैं। कल को यहाँ कोर्ट कचहरी हो, लोग तमाशा देखे, इसमें क्या फायदा? सब कुछ आसानी से हो गया। ना तो कोई बहाना बनाने की जरूरत पड़ी और ना ही झूठ बोलना पड़ा, और जगह का बंटवारा हो गया। दिनेश घर में घुसा था। सरोज की रोते रोते आंखें लाल थी। अरे ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल है। आखिर आज आप लोग घर का बंटवारा कर ही आए। नहीं भाग्यवान, ये सब तो सरकार की मर्जी थी। अगर हम ये नहीं करते तो हमारी जमीन पर सरकार कब्जा कर लेती। फिर क्या हम फुटपाथ पर जाते? कोई सरकार कब्जा नहीं कर रही थी। ये सब मोहित और आरती की चाल थी। मैंने उनको बातें करते हुए सब सुन लिया था। जिसको अपनी छाती से लगाकर मैंने इतने साल पाला पोसा, आज उसी ने पीठ पर खंजर घोंप दिया। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? सुनकर यकीन तो नहीं आ रहा कि मोहित और बहू ने ये सब। चलो अब रोना बंद करो, अब हमें ये घर खाली करना होगा। कैसे खाली कर दूं ये घर? मैं इसी में ब्याह कर आई थी, इसी में सहज सजी, इसी में संजीत और अमन पैदा हुए। मन तो ये है कि अर्थी भी इसी घर से निकले। आप बड़े सीधे हैं संजीत के पिताजी, आपको इतनी चालाकी क्यों नहीं समझ में आई? जितना पैसा आज तक आपने मोहित और दिया पर लगाया, अगर आपने अपने बच्चों पर लगाया होता तो आज दिन कुछ और होते। दोनों में विवाद चल ही रहा था कि आरती आकर बोली, चाची, अब तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। आखिर कब तक हमारे घर में पड़े रहोगे? बहू जाओ, मैं नहीं निकलती यहाँ से। मोहित से भी बोल दो कि उसकी माँ की इस घर से अर्थी ही निकलेगी।
बस करो ये नाटक चाची। मोहित की माँ तो बन गई, लेकिन कभी कुछ किया है आपने मोहित के लिए? पूरी जमीन पर कुंडली बनाए बैठी हो। इतना प्यार था तो हमारा घर छोटा और आपका बड़ा क्यों है? बराबर होना चाहिए था। मुझे मालूम होता कि तुम लोग मन में इतना गुबार लिए बैठे हो तो उसका भी हल निकल जाता, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया है। आप चुप भी हो जाओ संजीत की माँ। चलो उस घर में चलते हैं। मालिक ने चाहा तो वहाँ भी हम ऐसे ही रहेंगे जैसे यहाँ रहते आए हैं।